है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अपेक्स स्टडीज। तो आज के वीडियो में अपन सॉइल साइंस के पार्ट को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। अपन ने लास्ट वीडियो में जो प्लांट न्यूट्रिएंट का क्लासिफिकेशन था उसका डिटेल में स्टडी की थी। आज की वीडियो में अपन उन प्लांट न्यूट्रिएंट के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आते हैं, तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में अपन जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है अपना शॉर्ट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। आज की वीडियो का टॉपिक शॉर्ट्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट में अपन बात करें। देखो, हर एक न्यूट्रिएंट का एक बेसिक सोर्स होता है, एक मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से कुछ चीजें लेने जा रहे हो, तो आपके पास में उन मार्केट से चीजें लाने के लिए सोर्स क्या होगा? मनी होगी। या फिर दूसरे तरीके से बात करें, आप वो चीजें लोगे तो कोई शॉप से लोगे तो दुकान वहां पे या शॉप क्या होगी? उस चीज का सोर्स होगी। ऐसे ही सोइल के अंदर जो न्यूट्रेंट 17 असेंशियल न्यूट्रेंट की बात की थी, जिनमें 3 बेसिक न्यूट्रेंट बड़े थे और बाकी जो रिमेनिंग 14 थे वो न्यूट्रेंट जो सोइल से लेता है। बेसिक न्यूट्रेंट सीएचओ जो कहां से? एयर और वाटर से ले लेता है। तो इन जो 14 न्यूट्रेंट है, इन 14 न्यूट्रेंट को प्लांट कहां से लेगा या सोइल में उनका क्या मुख्य स्रोत होगा जिससे ये पौधे को प्राप्त होंगे या सोइल में पौधों को मिल जाएंगे? तो इन सब का जो मुख्य स्रोत है हर एक न्यूट्रेंट का अलग अलग होता है। इन्हीं के बारे में अपन जानेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर। दो ऐसे पोषक तत्व हैं, प्लांट न्यूट्रेंट है, जिनका मुख्य सोर्स ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है। वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं एफआईएम हो सकता है, यहाँ पे आपके पास में वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, ह्यूमस हो सकता है। यहाँ सीएन रेशियो की अभी अपन बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे अभी बेसिकली बात कर रहे हैं कौन कौन से सोर्स होते हैं। सबके सीएन रेशियो की बात भी अपन अलग से एक वीडियो में करेंगे या इसी वीडियो के लास्ट में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो, ऑर्गेनिक मैटर के एग्जांपल एफआईएम हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं? प्लांट न्यूट्रेंट के सोर्स होते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? सभी न्यूट्रेंट अवेलेबल करवाते हैं। ऑलमोस्ट 17 जो अपने सारे न्यूट्रेंट है, सभी न्यूट्रेंट को प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सभी न्यूट्रेंट को बैलेंस फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं। बट नाइट्रोजन और सल्फर जितनी भी सोइल में होती है वो ज्यादातर कहां से प्राप्त होती है? ऑर्गेनिक मैटर से। यानी हर एक न्यूट्रेंट का मुख्य स्रोत अलग अलग हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे ऑल दो सभी चीजें प्रोवाइड करवाएगा, सारे न्यूट्रेंट अवेलेबल करवाएगा, लेकिन कुछ न्यूट्रेंट का मतलब यहाँ पे कुछ कौन से हैं? नाइट्रोजन और सल्फर ऐसे होते हैं जो ज्यादातर प्लांट को ऑर्गेनिक मैटर से ही प्राप्त होते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है, इन दोनों न्यूट्रिएंट के लिए एक और बात आती है, ये दोनों ही वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल नेचर क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज अपन जान ले। वोलेटाइल नेचर क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है ये सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट क्या होते हैं? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका इन्वायरमेंट में लॉस होता है। तो वोलेटाइलाइजेशन एक टाइप है, लॉस का टाइप है, जो नाइट्रोजन और सल्फर का मैन होता है। तो यहाँ से दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों का ऑर्गेनिक मैटर मेन सोर्स है और दोनों का ही वोलेटाइलाइजेशन लॉस सबसे ज्यादा होता है। और वोलेटाइलाइजेशन लॉस बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे वोलेटाइलाइजेशन लॉस भी बढ़ेगा। और नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का वोलेटाइलाइजेशन लॉस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कैसा होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की, तो देखो यहाँ पे जो ओलिवाइन होता है ये सोर्स तो बहुत सारे लोग चीजों का होता है, जैसे मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, मोलिब्डेनम। लेकिन अगर अपन बात करें मुख्य सोर्स की, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के जो मुख्य सोर्स हैं ये कौन कौन से? आपके डोलोमाइट हो गया, हॉर्नब्लेड हो गया, बायोटाइट हो गया और ओलिवाइन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के मुख्य स्रोत क्या हो गए? ओलिवाइन हो गया जो एक मिनरल है, हॉर्नब्लेड भी एक मिनरल है, इसके अलावा अपन बात करें डोलोमाइट और बायोटाइट, तो ये सारे मैग्नीशियम के मुख्य सोर्स है। वहीं पे एक न्यूट्रेंट और आता है सिलिका। सिलिका के लिए सोर्स हो गया, ओलिवाइन भी एक सोर्स होता है, लेकिन सिलिका का सबसे मुख्य सोर्स होता है क्वार्ट्ज। सिलिका का सबसे मुख्य सोर्स क्या होता है? क्वार्ट्ज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके कि विच वन इज द मेन सोर्स ऑफ सिलिका।
सिलिका का मेन सोर्स क्या है? क्वार्ट्ज। लेकिन अगर ऑप्शन में क्वार्ट्ज नहीं है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इसलिए आपको अल्टरनेट ऑप्शन दिया, अगर क्वार्ट्ज नहीं है तो ऑलिवाइन कर लो, क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज कर लो। यहाँ पे सबसे जो मेन सोर्स है क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज नहीं होगा उस सिचुएशन में अपन इधर जाएंगे, ठीक है। वहीं पे अपन बात करते हैं मोलिब्डेनम का, तो मोलिब्डेनम का ओलिवाइन एक मेन सोर्स है। तो ओलिवाइन के लिए ज्यादातर चीजें याद रखनी है, मोलिब्डेनम के लिए सबसे मेन सोर्स कौन सा हो गया? ओलिवाइन हो गया। अब बात करें एपेटाइट, तो एपेटाइट का ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि एपेटाइट मेन सोर्स किसका होता है, और यहाँ पे आंसर आता है फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का मेन सोर्स होता है, कैल्शियम और फ्लोरीन भी इसमें होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ना भी याद करो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम का भी डोलोमाइट सोर्स होता है, कैल्साइट भी सोर्स होता है। तो अगर अपन कैल्शियम अकेले की बात करें तो कैल्शियम का क्या होगा? एक तो डोलोमाइट हो गया और दूसरा कैल्साइट, जिसको CaCO3 कहते हैं। तो ये इसका कैल्शियम का सोर्स होता है। तो अगर फास्फोरस के मेन सोर्स की बात करें तो फास्फोरस का मेन सोर्स कौन सा होता है? एपेटाइट। सोडियम की बात करें तो एल्बाइट मेन सोर्स होता है, और पोटेशियम की बात करें तो ऑर्थोक्लेज मेन सोर्स होता है। अब ऑर्थोक्लेज की बात करें, एल्बाइट, एनोर्थाइट, ये सारे क्या है? एक टाइप है या सब टाइप है किसके? फेल्सपार के, यानी फेल्सपार के ही टाइप है। यानी अगर अपन बात करें ब्रॉडली तो ये दोनों किससे मिलते हैं अपने को? फेल्सपार से, ठीक है। फेल्सपार से ही सोडियम प्राप्त होता है और फेल्सपार से ही पोटेशियम प्राप्त होता है। सोडियम का मेन सोर्स एल्बाइट है जो फेल्सपार का एक टाइप है, और ऑर्थोक्लेज फेल्सपार का एक टाइप है। यही एकमात्र ऐसी जो क्वेश्चन है जहां से आपको मेन चीज एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है कि इंडियन सोइल में फेल्सपार क्या होता है? ज्यादा मात्रा में होता है। अर्थ क्रस्ट में नियरली अबाउट कितना होता है? 48% होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल होता है? फेल्सपार होता है। और फेल्सपार का जो टाइप है ऑर्थोक्लेज, पोटेशियम का स्रोत है। तो ऑर्थोक्लेज होने के कारण ही इंडियन सोइल में कभी भी पोटेशियम की डिफिशियंसी नहीं होती। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि फेल्सपार सबसे ज्यादा पाया जाता है, और फेल्सपार के दो टाइप है, एल्बाइट और ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज क्या होता है? पोटेशियम का स्रोत है। जब पोटेशियम इंडियन सोइल में ऑलरेडी ज्यादा है तो इंडियन सोइल में कभी भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी नहीं आती। ये बेसिक स्टार्ट में भी अपन ने पढ़ा था, एक बार और रिवाइज कर लिया है। इंडियन सोइल में पोटेशियम की डेफिशिएंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि इंडियन सोइल में नियरली अबाउट 48% क्या होता है? फेल्सपार पाया जाता है, जो बाकी सभी मिनरल के कंपेयर में क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्वार्ट्ज की बात करें 36%, माइका की बात करें तो माइका कितना होता है आपका? 10%। तो ये सब चीजें क्या है आपके इनमें कवर हो रही। जिंक का बात करें तो जिंक का ज्यादातर जो आंसर आता है वो आता है स्प्लेराइट के बारे में पूछा था। स्प्लेराइट इज द मेन सोर्स ऑफ जिंक। ऐसे तो जिरकॉन भी होता है, लेकिन स्प्लेराइट के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट है आपके यहाँ पे इधर वाले में मैग्नीज। मैग्नीज का होस्मेनाइट एक सोर्स होता है और पायरोलोसाइट भी सोर्स होता है। होस्मेनाइट आपके जो 2 साल पहले एग्जाम हुए थे आपके AU जोधपुर के जो टीए वगैरह के, उनमें आपके आया था कि होस्मेनाइट इज द मेन सोर्स ऑफ। तो होस्मेनाइट मेन सोर्स किसका है? मैग्नीज का। ध्यान रखने वाली बात है, नए टर्म में होस्मेनाइट ज्यादातर पूछा जा रहा है, होस्मेनाइट को ध्यान रखना है। पायरोलोसाइट के बारे में इतना नहीं पूछा जा रहा अभी की सिचुएशन में, पहले पूछा जाता। तो होस्मेनाइट किसका है? मैग्नीज का। टाइटेनियम का रोटाइल है जो ज्यादातर पूछा जाता नहीं है क्योंकि एसेंशियल है नहीं। सबसे ज्यादा क्यों क्वेश्चन आता है वो बाद में बोरोन का आता है। बोरोन का सोर्स होता है टर्मलाइन। टर्मलाइन सोर्स किसका है? बोरोन का। अब बात करें सिलिका। सिलिका के लिए अपन ने बात कर ली थी, मेन सोर्स क्वार्ज होता है, और क्वार्ज का फॉर्मूला ही क्या होता है? SiO2। तो यहाँ पे क्या होता है? सिलिका ज्यादा होती है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट में बात कर ली थी, डोलोमाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड, ओलिवाइन, ये सारे किसके? मैग्नीज के सोर्स होते हैं। वहीं पे आयरन की बात करें तो आयरन के सोर्स क्या है? सीडेराइट। मेन सोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेन सोर्स क्या है? सीडेराइट। कॉपर की बात करें तो कॉपर का चाल्कोपायराइटिज। और कैल्शियम की बात अपन ने अभी की थी कि कैल्शियम की सोर्स क्या है? डोलोमाइट होता है, कैल्साइट होता है, यानी CaCO3। तो ये मुख्य रूप से सोर्स है। अब इनसे जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन और सल्फर का मेन सोर्स कौन सा है? ऑर्गेनिक मैटर। और दोनों का वोलेटाइलाइजेशन लॉस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉस्फोरस के बारे में, एपेटाइट का। नेक्स्ट आता है मैग्नीज का, होस्मेनाइट का। पोटेशियम का मेन सोर्स ऑर्थोक्लेज होता है। बोरॉन का टर्मलाइन होता है। इसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पूछेगा तो सिलिका का और पूछ लेगा, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते। तो ये मेन क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मुख्य सोर्स है।
इनसे ज्यादातर क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन ध्यान देंगे जो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी आती है उनका रिलेशन कैसे होता है, कैसे अपने को पता लगेगा कि कौन से न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी कहाँ आएगी। तो लास्ट की वीडियो को आपने तो अगर ध्यान से देखा होगा तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जो अलग अलग न्यूट्रेंट की जो डेफिशिएंसी होती है वो अलग अलग जगह आती है, और जो अलग अलग न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी अलग अलग जगह आने का एक मुख्य कारण उनकी चालकता है। तो अपन डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं। अब इन डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे प्लांट के अंदर, वो प्लांट के अंदर उन न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी के बेसिस पर आएंगे। तो याद करो, प्लांट के अंदर मोबिलिटी न्यूट्रिएंट की ध्यान रखने वाली बात है। सोइल के अंदर ध्यान नहीं रखना है, सोइल का अलग क्लासिफिकेशन चलता है, प्लांट का ध्यान रखना, ठीक है। प्लांट के अंदर हाईली मोबाइल कौन से थे? एनपीके। अपन ने पढ़ा था प्राइमरी न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल होते हैं। वहीं पे आपने मॉडरेटली मोबाइल कौन सा था? जिंक। अगर जिंक ऑप्शन में नहीं हो तो आपके मैग्नीशियम। अब थर्ड अपन ने लेस मोबाइल को याद किया नहीं था, इमोबाइल अपन ने क्या पढ़ा था? कैल्शियम और बोरोन। तो ये प्लांट के अंदर मोबिलिटी थी, आपको अच्छे से याद था। कैल्शियम बोरोन प्लांट के अंदर इमोबाइल होता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल होते हैं, मॉडरेटली मोबाइल जिंक होता है, बाकी जो रिमेनिंग बच गए वो सारे कैसे होंगे? लेस मोबाइल होंगे। अब इसी क्लासिफिकेशन को लेते हुए अपने को डेफिशिएंसी पढ़नी है। तो जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है वो डेफिशिएंसी अलग अलग जगह आती, ठीक है। अब इनके बेसिस पे सबसे पहले अपन बात करते हैं ओल्ड लीफ पर कौन से की आएगी। सेकंड अपन बात करें न्यू लीफ पर कौन सी आएगी, ठीक है। थर्ड अगर अपन बात करें बोथ पर कौन सी आएगी, और फोर्थ अपन बात करें टर्मिनल पार्ट पर किसके आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन एक प्लांट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका एक प्लांट हो गया, अपन ने मान लिया। इस प्लांट में ये कुछ ऊपर की तरफ लीफ है, ये आपके कुछ साइड में लीफ है। अपन बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा रहे। यहाँ पे ये कुछ लीफ अपन ने इधर लगा दी, कुछ लीफ अपन ने इधर लगा दी, ठीक है। अब इन लीफ को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से तीन पार्ट में? देखो, इसको अपन ने टर्मिनल पार्ट दे दिया, ठीक है। इसको अपन ने दे दिया कि ये ऊपर की तरफ जो लीफ है उनको अपर लीफ दे दिया, इनको मिडल लीफ दे दिया, और एक लीफ और बना लेते हैं जिसको अपन नाम दे देंगे लोअर लीफ। तो ये प्लांट में कुछ लीफ क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है, अपर लीफ, फिर मिडिल लीफ, फिर लोअर लीफ, और ऊपर की तरफ जो पार्ट होता है उसको टर्मिनल पार्ट बोलते हैं। अब देखो, न्यूट्रेंट प्लांट कहां से लेगा? रूट से लेगा। रूट से न्यूट्रेंट यहां पर प्लांट के अंदर एंटर हो गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद में मोबिलिटी कंसेप्ट लगाना। देखो, प्लांट के अंदर हाईली मोबाइल कौन से हैं? एनपीके। तो एनपीके कहां चले जाएंगे? ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो डेफिशिएंसी कहां आएगी? नीचे की तरफ। एनपीके कहां गए? ऊपर की तरफ चले गए, क्योंकि हाईली मोबाइल थे तो ऊपर की तरफ चले गए, तो डेफिशिएंसी कहां आई? नीचे की तरफ। भाई, प्लांट में न्यूट्रिएंट ऊपर की तरफ हाईली मोबाइल थे, हाईली मोबाइल का मतलब ज्यादा चल सकते थे तो चले गए एक साथ ऊपर, तो इनकी कमी कहां रहेगी? नीचे की तरफ रहेगी। तो इनकी कमी कहां रहेगी? लोअर लीफ या फिर ओल्ड लीफ। ध्यान में रखने वाली बात है, पहले नीचे की पत्ती आती है, ऊपर की पत्तियां बाद में आती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो न्यू लीफ होती है ना, उनको अपन बोल सकते हैं अपर लीफ। ऐसे जो ओल्ड लीफ होती है उनको अपन बोलते हैं लोअर लीफ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे प्लांट के अंदर जैसे एंटर हुआ न्यूट्रेंट, तो एनपीके हाईली मोबाइल था, ऊपर की तरफ चला गया, तो डेफिशिएंसी कहाँ आई? नीचे की तरफ। तो लोअर लीफ में किसकी डेफिशिएंसी आ गई? एनपीके की। याद हो गया आपको? कोई प्रॉब्लम इसमें? बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर एक चीज याद है तो दूसरे अपने आप याद हो जाएगी। प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी किसकी नीचे आएगी? जो जल्दी ऊपर जाएगा। जल्दी कौन सा जाएगा? एनपीके, यानी जो हाईली मोबाइल है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम एक अपवाद है, जिनकी कमी भी कहाँ आती है? नीचे वाली लीफ में आती है। तो कुछ चीजें आपको अलग से भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एनपीके हाईली मोबाइल है,
और मैग्नीशियम मोलिब्डेनम अपवाद है, जिसकी वजह से इनकी नीचे वाली पत्तियों पे आती है। अब अपन बात करते हैं न्यू लीफ को, अपन यहां पे भी नहीं याद करेंगे, जो बच जाएंगे उनको न्यू लीफ में डाल देंगे। अब अपन बात करेंगे बोथ पर। देखो यहाँ पे मॉडरेटली मोबाइल कौन सा है, जिंक, तो जिंक क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा तो सभी जगह चला जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि अगर वो सभी जगह जा रहा है तो उसकी डेफिशिएंसी भी सभी जगह होगी। भाई कोई भी चीज है आपके पास में, अगर ऊपर चलेगी तो ऊपर तो क्या हो गया, जाके जमा हो गया, लेकिन अगर वो धीरे धीरे जा रहा है तो चारों तरफ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो अगर कमी आएगी तो पूरे प्लांट में एक साथ आएगी, यानी ऊपर वाली पे भी आएगी, बीच वाली पे भी आएगी और लोअर पर। तो ऊपर और नीचे दोनों पर अगर कमी आती है तो किसकी आएगी, जो आराम से जा रहा है धीरे धीरे, यानी मॉडरेटली मोबाइल कौन सा हो गया, जिंक। ठीक है, तो जिंक की कमी कहाँ आएगी, दोनों पत्तियों पर। थर्ड अपन बात करें टर्मिनल पार्ट की, टर्मिनल पार्ट के अंदर क्या होगा, जैसे जो न्यूट्रेंट इमोबाइल है वो थोड़ा बहुत ऊपर तो जा सकता है लेकिन कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इमोबाइल न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी हमेशा टर्मिनल पार्ट पर आती है। तो कैल्शियम बोरोन की डेफिशिएंसी हमेशा टर्मिनल पार्ट पर होगी। दूसरा बोथ पर किसकी होगी, जिंक, यानी ऊपर और नीचे वाली पत्तियां होगी उन पर जिंक की डेफिशिएंसी आएगी। रीजन क्या है, जिंक मॉडरेटली मोबाइल है। और ओल्ड या लोअर लीफ पर एनपीके प्लस मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी आएगी। न्यू या अपर लीफ पर किसी भी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी आएगी तो किसके बेसिस पे आएगी, यानी जो आपके बच गए, किसके बेसिस पे बचे, आपके लोअर सॉरी लेस मोबाइल। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि लेस मोबाइल सभी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी किस में आएगी, न्यू लीफ या फिर अपर लीफ। ठीक है, यहां तक आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन द टर्म्स ऑफ कौन सी लीफ पर आएंगे, अपन बार बार ये नहीं पढ़ेंगे इसके अपर लीफ पर आएंगे इसके लोअर लीफ पर आएंगे। ध्यान में रखने वाला है, जो हाईली मोबाइल है ऊपर चला गया नीचे डेफिशिएंसी आ गई, जो लेस मोबाइल था ऊपर नहीं गया जा पाया तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी आ जाएगी। दोनों पर जो मॉडरेटली मोबाइल था, टर्मिनल पार्ट पर जो इमोबाइल था। यहां तक आपकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स पढ़ेंगे अपन जो इसी न्यूट्रेंट से रिलेटेड है, जैसे डेफिशिएंसी क्या होती है, सफिशिएंसी क्या होती है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, क्रिटिकल लेवल क्या होता है, तो इन सब के बारे में ही अपन जाने। तो देखो यहाँ पे मुख्य रूप से अपन बात करेंगे, ग्राफ से समझेंगे इन सभी चीजों को। यहाँ पे देखो न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन है, इससे इधर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, यील्ड है वो चेंज हो रही है, यानी ऊपर जा रहे हैं यील्ड बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब ये ग्राफ बनता है इनिशियली ऐसा, फिर एक लेवल आता है जहां पे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ में तो कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है और फिर ये धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यहाँ पे ये दो चीजें हैं। यहाँ पे जो ये वाला लेवल होता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल लेवल, ठीक है, और सेकंड क्रिटिकल लेवल ये होता है, यानी ये लाइन और ये लाइन क्रिटिकल लेवल कहलाती है। इन दोनों के बीच में जो रेंज होती है वो होती है सफिशिएंट रेंज। ठीक है, इधर क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, और इधर क्या होती है, टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो अपने पास में मुख्य टर्म कौन से आगे, एक तो आता है डेफिशिएंट वर्ड, ठीक है, सेकेंड आता है आपके क्रिटिकल लेवल, थर्ड आपके वर्ड आता है सफिशिएंट लेवल, और फोर्थ आता है आपके टॉक्सिक लेवल। अब क्या होते हैं ये अलग अलग, देखो न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन इससे इधर जा रहे तो बढ़ रही है और यील्ड इससे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट लेवल डेफिशिएंसी होता है, ये सफिशिएंसी होता है, इन दोनों को क्रिटिकल लेवल बोलते हैं और इसको टॉक्सिक लेवल बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी क्या होती है कि इस क्रिटिकल लेवल से पहले की जगह होती है, और टॉक्सिसिटी सेकंड क्रिटिकल लेवल से बाद की। तो अपन बोल सकते हैं ये Cl फर्स्ट है और ये Cl सेकंड है, क्रिटिकल लेवल फर्स्ट और क्रिटिकल लेवल सेकंड। तो यहाँ अपन ने देखा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल थे, ठीक है, ये फर्स्ट वाला डेफिशिएंसी हो गया, ये सफिशिएंसी, ये टॉक्सिसिटी, ये क्रिटिकल लेवल फर्स्ट और ये क्रिटिकल लेवल सेकंड। अब इनमें देखो यहां से इधर की तरफ जा रहे तो न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे तो आपके यील्ड बढ़ रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि डेफिशिएंसी में अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, यील्ड भी बढ़ेगी, यानी आपके न्यूट्रेंट के लेवल बढ़ने के साथ साथ
जो यील्ड होगी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी अपन उल्टे टर्म में समझेंगे, यहां से समझेंगे, यानी इस क्रिटिकल लेवल से। ठीक है, अपन बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या डेफिशिएंट वर्ड कब यूज करते हैं, डेफिशिएंसी क्या होती है। डेफिशिएंसी में क्या होगा कि न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्रिटिकल लेवल से कम होती है, उस सिचुएशन में प्लांट क्या होगा, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो करेगा। यानी इस लेवल से अगर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम है तो उस सिचुएशन में अगर प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स शो कर रहा है, उस सिचुएशन को अपन बोलेंगे डेफिशिएंसी। क्रिटिकल लेवल क्या बताता है, क्रिटिकल लेवल ये बताता है कि ये सफिशिएंट लेवल और डेफिशिएंसी लेवल को सेपरेट करता है। सफिशिएंट और डेफिशिएंट को अलग अलग करने वाला जो लेवल होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल लेवल। सेकंड क्रिटिकल लेवल, सेकंड की ज्यादातर बात नहीं की जाती है, फर्स्ट से ही समझा जाता है, तो फर्स्ट से समझ लो या सेकंड से समझ लो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यानी सफिशिएंट रेंज और डेफिशिएंसी रेंज होगी, इन दोनों को अलग करने वाला लेवल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल लेवल, या सफिशिएंट रेंज और टॉक्सिक रेंज को अलग अलग करने वाला लेवल क्रिटिकल लेवल कहलाएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल लेवल को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि ए लेवल बिटवीन डेफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी लेवल इन विच प्लांट ग्रोथ कांट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। यानी अपन जैसे जैसे इससे इधर की तरफ जा रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है देखो, लेकिन यील्ड में कोई वृद्धि नहीं हो रही। जैसे अपन ने माना यहाँ पे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये क्विंटल में यील्ड है। ऐसे न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है 5 10 20 25 30 35 40, यानी किलोग्राम में अपन ने न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो देखो यहाँ क्रिटिकल लेवल पर क्या है, ये चीजें हैं। क्रिटिकल लेवल पर यील्ड कितनी थी आपकी, आपकी 5 क्विंटल। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे अपन इससे इधर की तरफ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 20 25 और 30, यानी यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल लेवल क्या बताता है कि ऐसा लेवल जो डेफिशिएंसी और सफिशिएंसी को अलग अलग करेगा वो क्रिटिकल लेवल कहलाएगा। और क्रिटिकल लेवल के बाद में अगर आप न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो यील्ड में कोई वृद्धि नहीं होती। अब इसको अपन सफिशिएंसी लेवल में भी ऐड कर सकते हैं। सफिशिएंसी लेवल क्या होता है, सफिशिएंट लेवल क्या होता है, ऐसा लेवल न्यूट्रिएंट का जिसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ पर या फिर यील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ना कोई नेगेटिव। आप बस क्या करोगे, सिंपली न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, यहाँ पे ग्रोथ या यील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल ये बताता है कि सफिशिएंसी लेवल के बाद में अगर आप रेगुलरली न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते ही चले जाओगे, बढ़ाते ही चले जाओगे, तो एक बार ऐसा आएगा कि इंसान भी फट जाता है, ज्यादा खाना खाओगे तो। यानी अपने खाना खाने में क्या होता है, जब आपको भूख लगती है, यानी अगर आपके पास में जो एनर्जी है वो एनर्जी क्रिटिकल लेवल से कम हो जाएगी तो आपको भूख लगेगी, वो लेवल हो गया डेफिशिएंसी। जिस लेवल पर आपकी भूख पूरी शांत हो गई वो क्रिटिकल हो गया। इसके बाद भी कुछ खाना आप एक्स्ट्रा खा सकते हो जिससे आपको भूख तो नहीं लग रही थी लेकिन आप खा सकते हो, उससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं आएगा। बस आपको क्या होगी, खाने की मात्रा पेट में बढ़ जाएगी। ऐसे क्या होगा, न्यूट्रिएंट की मात्रा अगर पेट उसमें बढ़ रही है पौधे में लेकिन उपज में कोई वृद्धि नहीं आ रही है, सेम अपने वाली सिचुएशन, उसको सफिशिएंट बोलेंगे, बस अब सफिशिएंट हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको और खाना देते जाएंगे तो आपके क्या होगा, या तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे तो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको टेबलेट्स वगैरह लेनी पड़ेगी, या फिर सेकंड चीज ये हो सकती है कि आप डायरेक्टली मना कर दो कि भाई इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, टॉक्सिक लेवल। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन यही है कि अगर मना करने के बाद भी अगर आपको खाना खिलाया गया जबरदस्ती तो फिर आपको टेबलेट लेनी पड़ेगी, यानी आपको उसका इलाज चाहिए। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन अगर इससे भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ या यील्ड में वापस से डिक्रीमेंट आने लगेगा, कम होने लग जाएगी। इस लेवल को बोलते हैं अपन टॉक्सिक लेवल। तो ये बेसिक 4 लेवल है। सबसे पहला डेफिशिएंसी लेवल, इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स को शो करता है। क्रिटिकल लेवल से कम कंसंट्रेशन होती है। और सफिशिएंसी रेंज क्या होती है, 2 क्रिटिकल लेवल के बीच की सिचुएशन होती है जहां पे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती है लेकिन यहाँ ग्रोथ या यील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आता। टॉक्सिक लेवल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसका, डेफिशिएंसी का। न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ या यील्ड में डिक्रीमेंट आएगा, प्लांट टॉक्सिक सिम्टम्स भी शो करेगा। अब डेफिशिएंसी क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आपने समझ लिया है।
कौन कौन से न्यूट्रिएंट के कौन कौन से डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएंगे, ये अपन डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल लेवल क्या होता है? ऐसा लेवल जो सफिशियंस और डेफिशिएंट या फिर सफिशिएंट और टॉक्सिक लेवल को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, क्रिटिकल लेवल कहलाता है। ठीक है, आज की वीडियो में अपन यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अलग अलग प्लांट न्यूट्रिएंट को लेंगे। धन्यवाद, इसी के साथ अलविदा लेते हैं।